मनोज कुमार साहब, मैं BNA पब्लिक स्कूल में केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज हम आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर 4 है, क्लास 9 का ये टॉपिक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पूरा चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, पार्ट 2 है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, पार्ट 3 मॉडल ऑफ एटम एंड पार्ट 4 आइसोटोप एंड आइसोटॉप। तो इस चैप्टर में हम लोग 4 पार्ट से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये एटम क्या है। एटम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। इस बात को 1808 में जॉन डाल्टन ने बताया। जॉन डाल्टन ने बताया कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसी को हम एटम कहते हैं। ठीक है, उस समय बहुत से साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने भी उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, कि एटम जो है यही सबसे छोटा पार्टिकल है, यही इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, अल्टीमेट पार्टिकल है, अल्टीमेट पार्टिकल है। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया, गोल्डस्टीन ने भी एक्सेप्ट किया, जे थॉमसन ने भी एक्सेप्ट किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन 1808 मतलब 18th सेंचुरी में एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जब 19th सेंचुरी आया, 20th सेंचुरी आया, तो इसके एंड में मतलब इसका खत्म होने के टाइम पर और इसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में लगभग बहुत से साइंटिस्ट ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। मतलब कि एटम में भी कुछ न कुछ पार्टिकल होता है और उसी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल पार्टिकल दिया गया। ये सब साइंटिस्ट कुछ रिसर्च किए और पता किए कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल्स होता है और इस पार्टिकल्स का नाम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कहे। और ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया गया। तो हम लोग अब देख लिए कि जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग में आया। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए हम लोग एक स्लोगन बनाए, ईट पर नाच। क्या स्लोगन बनाए? ईट पर नाच। इस स्लोगन से आप इसके डिस्कवरी किसने किए, कब किए, ये आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ ई से हमने कर दिया इलेक्ट्रॉन और ट से हम किया थॉमसन। तो जे थॉमसन जो एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1879 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। इसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किए जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब
न्यूट्रॉन का डिस्कवरी की। तो हम लोग ये चीज याद रखना कि 1920 तक सिर्फ 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। 1911 तक किसी को ये मालूम नहीं था कि प्रोटॉन भी होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कंफर्मेशन जे थॉमसन ने बता दिया। ठीक है, तो हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल याद रखने के लिए ईट पाग नाच याद रखिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, गॉड से गॉडस्टी, नॉट से न्यूट्रॉन और चॉ से चैडविक। यहाँ मैंने इसका डिस्कवरी ईयर भी दे दिया। तो अब तक हम लोग ने देखा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए हमने ईट पाग नाच भी देख लिया। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, गॉड से प्रोटॉन, गॉड से गॉडस्टी, नॉट से न्यूट्रॉन, चॉ से चैडविक। ठीक है, लेकिन ये चीज देखना है कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ और किसने किया, उन्होंने क्या किया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम से निकाल लिया। समझ गए ना? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का चर्चा करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। कैसे करेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की जो लेंथ होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है और वो कुछ ऐसा दिखता है, देख लो इस तरह से। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा दिखता है, कोई कोई इस तरह से यहाँ थोड़ा सा निकला रहता है। ठीक है, इस तरह से किसी किसी बुक में आपने देखेगा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इस तरह से है और यहाँ पर ये वैक्यूम पंप रहता है। इस तरह से इसके एटमॉस्फेयर को क्या करना पड़ता है? इनर। क्या करना पड़ता है? इनर। ये यहाँ है ट्यूब वैक्यूम। क्या है? ट्यूब वैक्यूम। यहाँ वैक्यूम पंप से इस ट्यूब का पूरे गैस को निकाल के इसको खाली बना देंगे, इसके एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रहता है। ये इलेक्ट्रोड कितना है? 2। इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड और इस इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। ये है कैथोड और ये है एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। इसको हम क्या करेंगे? हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हाई वोल्टेज सप्लाई, और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हाई वोल्टेज सप्लाई। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज सप्लाई भी दिया गया, कैथोड और एनोड से क्या है, यहाँ जब हम कनेक्ट किए हैं, जब इसके गैस को निकाल दिए, इसके गैस इसको एटमॉस्फेयर इनर्ट बना दिए, तो यहाँ जो गैस होता है, गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर पर गैस जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर क्या होता है? नॉन कंडक्टर। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब का लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर। इस तरह का तुमको लैब में मिलेगा। ठीक है, और इसको एटमॉस्फेयर इनर्ट करेंगे वैक्यूम पंप से। किस लिए करेंगे? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पर जो प्रेशर होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे? इसके प्रेशर को कम करेंगे। जब इसका प्रेशर 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर रिड्यूस किया जाता है, जब इसका प्रेशर को 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर रिड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ रेज निकलने लगता है। ठीक है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कंडक्ट होने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में गैस कंडक्टिंग नेचर का नहीं है, लेकिन जैसे उसका प्रेशर को रिड्यूस
समझिए इस टर्मिनल पर कलर तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? ये कलर ग्रीनिश कलर का होगा, ठीक है, ग्रीनिश कलर का होगा, ग्रीनिश कलर। ये अलग भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन जे थॉमसन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तब वो ग्रीनिश कलर के देखे और इसी का नाम वो फ्लोरोसेंस रख दिए, फ्लोरोसेंस। इसका मतलब होता है कलर। अब ये फ्लोरोसेंस क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज क्या किया है उसके सराउंडिंग में हो गया। इससे पता चल रहा कि ये जो कैथोड रेज है वो एनोड की ओर घूम कर रहा और इसी कैथोड रेज का नाम इलेक्ट्रॉन दिए। क्या दिए? इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन हुआ। तो अब तक हमने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हेल्प से फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1879 में विलियम क्रुक्स के हेल्प से किए। मतलब ये साइंटिस्ट भी इस एक्सपेरिमेंट में सपोर्ट किए जे थॉमसन को। और एक बार रिकैप कर लेना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। इस तरह से दिखता है, जिसके दोनों टर्मिनल पर क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। एक टर्मिनल पे कैथोड और दूसरे टर्मिनल पे एनोड, ठीक है। और इस यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है जिसके हेल्प से इसके गैस को निकाल के इसको इनर एटमॉस्फेयर करते हैं, जिससे ये यहाँ पर किसी भी पार्टिकल ना होने का पहचान है। लेकिन जैसे ये प्रेशर को रिड्यूस करते हैं 10 का पावर -2, तो यहाँ पर कुछ रेज ट्रेवल करने लगता है जो कि कैथोड से एनोड की ओर होता है। इसे कैथोड रेज कहते हैं। जब इसके प्रेशर को और रिड्यूस किया जाता है 10 का पावर -4 तक, तब यहाँ पर ग्लो होने लगता है और इस कंडीशन को फ्लोरोसेंस कहते हैं। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तब एक और फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी के बारे में सोचे और वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बारे में ई गोल्डस्टीन ने सोचा। ई गोल्डस्टीन 1886 में उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया? इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। इस प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए उन्होंने भी क्या किया? ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसका लेंथ क्या है? 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैक्यूम पंप है। इस तरह से यहाँ हमने क्या किया? वैक्यूम रखा, वैक्यूम, और इसके टर्मिनल पर भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहाँ पर ये जो एनोड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड।
इट इज पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। तो यहाँ तक हम लोग रिकैप कर लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किए, उसी तरह से प्रोटॉन का भी डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किए। लेकिन वहाँ जे थॉमसन और विलियम ब्रूक्स ने किए 1879 में। लेकिन ये प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। इसी तरह का डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन वहाँ कैथोड था। यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड मतलब ऐसा कैथोड जिसमें कुछ होल्स हो। जब यहाँ कैथोड रेज एनोड की ओर पास होता है, ठीक है, जब प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं तब। लेकिन उसी वक्त में एनोड से भी अपोजिट चार्ज पास होता है, और इस अपोजिट चार्ज का नाम है एनोड रे, और इसे ही हम लोग कहते हैं कैनाल रे। और कैनाल रे हो गया पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बट न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक ने किया। 1920 तक किसी ने भी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं कर सके थे। इस बात को भी नोट कर लीजिए कि 1920 तक किसी ने न्यूट्रॉन के बारे में सोच भी नहीं पाया, और वही 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करके दिखा दिया। ये रदरफोर्ड के मॉडल जब लिमिटेशन में आ गए तो उसको ओवरकम किए जेम्स चैडविक ने। उसको सपोर्ट करने के लिए जेम्स चैडविक आए, और नील्स बोर ने क्या किया, एक मॉडल दिया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आने वाला टॉपिक में मॉडल ऑफ एटम, जिसे एटॉमिक मॉडल कहते हैं। समझे कि नहीं? तो अभी तक हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फंडामेंटल पार्टिकल, और ये फंडामेंटल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा गया, जिसमें नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ये जीरो। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिफरेंस करने जा रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स और कुछ प्रॉपर्टीज के हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंबल। तो इलेक्ट्रॉन को कैसा सिंबल है, ई है, प्रोटॉन का ई, न्यूट्रॉन का एन। अब आप इसमें दिखाइए कि जनरल लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, ठीक है। तो ये जो सिंबल के ऊपर में ये जो हमने डिनोट किया है, इसको कहते हैं चार्ज। तो इसका जो चार्ज है वो -1 +1 न्यूट्रॉन का जीरो। इसका जो चार्ज वैल्यू होता है वो होता है -1.602, कहीं पे 1.6 ही लिखा रहेगा, 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो जीरो। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 9.11 × 10⁻⁻30, ठीक है। अब प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 kg, न्यूट्रॉन का 1.68 × 10⁻⁻27 kg। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हमने डिफरेंस कर लिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 4 पार्ट हमने बताया। पहला पार्ट बताया फंडामेंटल पार्टिकल, दूसरा पार्ट बताया एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तीसरा पार्ट हम बता रहे हैं एटॉमिक मॉडल, और चौथा पार्ट बताएंगे आइसोटोप एंड आइसोबार, और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉम्पोजिशन ऑफ
और अब हम लोग इसी के हेल्प से पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। क्या हम लोग पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो कंपोजिशन ऑफ एटम जो है यही जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कंपोजिशन ऑफ एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी को कंपोनेंट कहते हैं। ऐसे भी एटम का दो कंपोनेंट को डिवाइड किया है। आगे आप पढ़िएगा एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़िएगा? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग ये चीज समझ जाएंगे इसका कंपोनेंट क्या है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? पहले इसके कंपोनेंट को जानना चाहिए। ठीक है? तो एटॉमिक मॉडल में जो एटम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ये बीच में देखिए ये प्लस का साइन है, इसके चारों ओर ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग पोजीशन देंगे। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बिग चैलेंज रहा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ पे होगा एटम का। तो इसके बारे में जब सोचना स्टार्ट किए सब तो उसका स्ट्रक्चर दिए और इस तरह का स्ट्रक्चर दिए। इसको हम लोग स्फेरिकल शेप कहते हैं। कौन सा शेप कहते हैं? स्फेरिकल शेप, जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस बताया है। क्या बताएगा? न्यूक्लियस। और इसके चारों जो सर्कुलर पाथ है इसको सेल कहा गया और इसी को ऑर्बिट कहा गया। तो एटम का जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट होता है। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है सेल। और सेल को ही दूसरा नाम है ऑर्बिट। और सेल को हम लोग जानते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल ऑफ एटम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस क्या है? सेंटर पॉजिटिव पार्ट है, जबकि सेल क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फिक्स किया जाएगा। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, जबकि इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो पोजीशन है एटम में उसको दिखाने के लिए उसका कंपोनेंट पढ़ते हैं दो तरह से, एक न्यूक्लियस और एक सेल। न्यूक्लियस और सेल को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। सेल का दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक एटम का दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन। ठीक है? और न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। आगे हम डिस्कवरी जब देखेंगे न्यूट्रॉन का तब बताएंगे कि कैसे बोर्स नाम के साइंटिस्ट, बोर्स जो है नील्स बोर, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया कि न्यूट्रॉन में होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में और भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, लेकिन उसके अमाउंट बहुत कम होते हैं। इसलिए इसमें तीन ही पार्टिकल्स को हम देखते हैं। तो न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है सिंपल में कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है और इसका एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं।
प्रोटॉन का नंबर एटम में रहने से क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो हम लोग यहाँ पर देखे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरह से स्फेरिकल होता है, जिसमें बीच वाला जो पोर्शन है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो सेकंड पोर्शन है उसके चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। इसका सेकंड नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। क्या नाम है इसका? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन का बराबर है। अगर ऐसा है तो एटम क्या होगा? एटम होगा न्यूट्रल। एटम्स आर इन न्यूट्रल इन नेचर। एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाए तो ये अपना न्यूट्रलिटी खो देगा। ठीक है, अक्सर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और गेन करता है तब ये एनायन में कन्वर्ट होता है। आगे का टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है, ठीक है, इसी से होता है मास नंबर, और प्रोटॉन के नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन के नंबर होते हैं, तो प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर है, इसी प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इस एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। मतलब जेड इक्वल टू टी हुआ। क्या हुआ? जेड इक्वल टू टी। तो याद रखेंगे बच्चों कि एटम में प्रोटॉन का टोटल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से सूचित करते हैं, और जेड इक्वल टू टी होता है। ठीक है, तो एलिमेंट जो है उसका हम लोग याद रखेंगे उसके एटॉमिक नंबर के हेल्प से। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट, कुछ एटम को देखेंगे और उसके नंबर को याद रखेंगे। ठीक है, और अगर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन को भी जोड़ दिया जाए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस को भी जोड़ दिया जाए, तब उसका नाम है एटॉमिक मास। क्या है? और एटॉमिक मास को हम लोग कहते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास का दूसरा नंबर नाम क्या है? मास नंबर। इसे कैसे लिखेंगे? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron in atom is called mass number. Is called mass number or atomic mass. और इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, इसे it is denoted by A, और A इक्वल टू होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि एक एटम में दो पार्ट होता है,
एटॉमिक में जितने भी प्रोटॉन का नंबर है उस प्रोटॉन का नंबर को जेड मतलब एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। लेकिन एक एटॉम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे कहेंगे एटॉमिक मास, द्रव्यमान भार।
इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन उसके सेल में रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन को उसके सेल में सजाना, उसका एनर्जी लेवल पर सजाना, इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल पे सजाना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एक एक एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब देखेंगे कि क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो, तो इसको हम लोग क्या लिखे 1, तो ये हुआ के सेल में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस को बना लीजिए और इसके राउंड में सेल बना लीजिए। तो सेल इसका कितना है, एक सेल है, नंबर 1 सेल, ये हुआ के सेल और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। लेकिन यदि आपको हीलियम का स्ट्रक्चर बनाना है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे 2 लिख दिया, ये भी के सेल में है। ये न्यूक्लियस तैयार कीजिए, इसके चारों ओर सेल बनाइए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिखा दीजिए। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपके पास लिथियम हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपने क्या देखा, लिथियम का एटॉमिक नंबर ली 3 नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। और आप इसको अरेंज कीजिए, तो कैसे अरेंज कीजिएगा, 2, सबसे पहले आप के सेल को दिखा सकते हैं। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद क्या होता है, एल सेल, तो 2, 3 में जब 2 हट गया तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब है इसका एक न्यूक्लियस और इसके चारों एक सेल और ये दूसरा सेल। तो पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये के सेल कंप्लीट हुआ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ये हुआ एल सेल। ठीक है, इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, बेरिलियम का डिस्कस करेंगे, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये हुआ 2 और ये 2, पहला सेल के, दूसरा सेल एल, और इसमें ये हुआ न्यूक्लियस, पहला सेल के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या है एल सेल। तो एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी आप 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। तो इस तरह से यह एटॉमिक स्ट्रक्चर हो रहा है। अब हम बात करेंगे और भी कुछ एलिमेंट का, कुछ एटम का। तो देखो हम लोग एटम अभी दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हुआ बेरिलियम, अब ये हुआ बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको कितना पता है, 5, वो मतलब बोरोन, ये 5 नंबर पे है। एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 5। इसको कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, पहला में के सेल, दूसरा में एल। तो देखिए ये दूसरा में हम 2 से अधिक क्यों लिए, क्योंकि दूसरे में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, पहला में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हम आपको न्यूक्लियस बना दिए और इसके चारों ओर क्या, पहला सेल के सेल, दूसरा सेल कौन सा सेल, एल सेल। के सेल ये 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और ये 3। अब हम बात करेंगे कार्बन का। तो कार्बन का भी उसी तरह है, कितना है, 5 और 1 6 हुआ। तो एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए 6, ये क्या हुआ 2, 4, पहला के, दूसरा एल। और ये देखिए 2 सेल बना दीजिए, 1 सेल और 1 सेल, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा में कितना है, 4, 1, 2, 3, 4। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर 7, ये 2 और 5 और ये हुआ ये स्ट्रक्चर, पहला 2 इलेक्ट्रॉन के सेल, फिर एल, दूसरा सेल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए 2 और 6, पहला में के, दूसरा में एल। तो यहाँ पे 2 सेल बना दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हुआ और एल क्या हुआ 6, 1, 2
सॉफ्ट नेचर का होता है, इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। क्लास 10, 11, 12 में पूरा डिटेल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हुआ? 2, 8, 1। ये हुआ KLM। ये देखिए ये पहला एलिमेंट है जिसका 3 को सेल है। ये देखिए ये हुआ पहला प्लस, ये न्यूक्लियस का पहचान है, ये K सेल का पहचान, ये L सेल का पहचान, ये M सेल का पहचान। ये K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम का। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। ये हुआ 2, 8, 2, KLM। ये हुआ न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड वाले में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। और M वाला में क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? ये मैग्नीशियम का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब एटॉमिक, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम का कितना लास्ट में 2 है, 1 और 1, 2। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्यूमिनियम का, जो कि इसका 13 होता है, 2, 8, 3। तो ये हम लोग क्या करेंगे? K सेल, L सेल, M सेल। ये हुआ न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितना है? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 8 और ये 4। तो यहाँ पर हम ये बनाए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट वाला में 4, 1, 2, 3, 4। अब बात करेंगे क्या? इसी तरह से फास्फोरस 15 का आप लोग बना लीजिएगा ना जी, बना लेना। सल्फर का 16 होता है, इसको भी बना लेना है। अब हम क्लोरीन का बात करेंगे, यह है 17, 2, 8, 7, KLM। तो ये हुआ 1 सेल, 2 सेल और ये तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा को चलो हम कलर से दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का कितना होता है? 18, 2, 8, 8। इसमें भी 3 सेल है। ये हुआ पहला सेल और ये दूसरा और ये तीसरा। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया, दूसरा में कितना दिखाया? दूसरा में 8 दिखा दो, कलर वाला से दिखा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाला में भी 8 दिखा दो। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? एटम का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में देखा। तो हम लोग ने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का एक और नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, जिसे मैं मनोज कुमार BA DAV का टीचर आपको कंप्लीट रूप से बताया। इसमें मैंने 2 पोर्शन को कवर किया। एक आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कवर किया, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा हमने बात किया एटॉमिक मास और नंबर और साथ में सिंपल स्ट्रक्चर। किसके बारे में बात किया? सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपने देखा
डिस्कवरी का भी सिंपल ट्रिक बताया। हाँ, इसका ट्रिक बताया। ईट, पग, नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन और नौ से न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंस भी किया। पूरे वीडियो को आप देखिए, समझिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मॉडल ऑफ एटम, जिसे एटॉमिक मॉडल कहते हैं। मॉडल का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको देखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको पहले से ही थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू।